हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th टी एस गेरेवाल की बुक से वॉल्यूम 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टी एस गेरेवाल की बुक से वॉल्यूम 2 है चैप्टर 8। चैप्टर 8 वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि बुक 1 जो था वो पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में था, उसमें चैप्टर 8 तक था, लेकिन बुक 2 भी जो है वो चैप्टर 8 से ही शुरू हो रहा है। प्रोबेबली ये चैप्टर 9 होना चाहिए था, बट क्योंकि चैप्टर 8 दिया हुआ है बुक में, इसलिए मैंने इसे चैप्टर 8 ही रखा हुआ है। सो वी विल डिस्कस कंपनी अकाउंट। बिल्कुल नया टॉपिक है और समझने में बिल्कुल ही आसान है। सो ये फर्स्ट वीडियो जो है ये इसका सब एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो व्हाट इज़ अ कंपनी? अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी with a perpetual succession and a common seal as said by प्रोफेसर हेने। नाउ ये जो डेफिनेशन है ये सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है कंपनी का, तो इसको समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे हिस्से में इसे तोड़ देंगे और फिर इसे समझेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं इसलिए कंपनी अकाउंट का जितना भी थ्योरी है उसे हम यहाँ पर बहुत बारीकी से या डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंपनी अकाउंट वैसे भी क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ाया जा चुका है। तो व्हाट इज़ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, शेयर कैपिटल वगैरह सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। अब क्लास 12th में ये अकाउंटेंसी बन गया है तो उसकी थ्योरी यहाँ पर काम आएगी, लेकिन अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो थ्योरी है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि इसके अलावा जो थ्योरी है वो। सो लेट अस डिस्कस इट। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को समाज में क्यों लाया गया। क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था, जॉइंट वेंचर था और दूसरे तरीके के बिजनेस थे, लेकिन हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को रचना क्यों करने की ज़रूरत पड़ी, तो ये हम पहले समझते हैं। क्लास 11th और 12th में हम 3 तरीके के बिज़नेस मेनली पढ़ते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप क्लास 12th में पढ़ाया जाता है और कंपनी अकाउंट भी क्लास 12th में ही पढ़ाया जाता है। नाउ जब ये दोनों फॉर्म ऑफ बिज़नेस थे तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस क्यों आया गया, इसको हम पहले समझते हैं। कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो फ़र्क है वो मेनली 2 फ़र्क है। फर्स्ट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी and second unlimited resources। लिमिटेड लायबिलिटी, ये दोनों ही चीज़ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मिलती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं थी। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के 2 ही मेन लिमिटेशंस थे। फर्स्ट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लिमिटेड रिसोर्सेस। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि इन केस सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अगर नुकसान हो जाता है तो ओनर ऑफ द बिजनेस को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच करके उस नुकसान को पूरा करना पड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। और लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि यहाँ बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे बहुत लिमिटेड हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही व्यक्ति है और वो अपना कितना पैसा बिज़नेस में लगा सकता है। अगर पूरा भी लगा दे तो बिज़नेस की जो कामना हम करते हैं, जितने बड़े पैमाने पर बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा काफ़ी नहीं है। और पार्टनरशिप में भी कितने मेंबर्स हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स हैं। सो 50, अगर एक व्यक्ति 1 लाख लाता है तो 50 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 50% will bring how much? 50% will bring 50 times more. But still the type of business a society wants is beyond this. So
इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का अस्तित्व आता है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ये दोनों लिमिटेशन को दूर करता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है और अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। लिमिटेड लायबिलिटी को यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि एक शेयर होल्डर को अपने शेयर के पैसे के अलावा और भी ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपीज़ का है और एक व्यक्ति ने उसे ख़रीदा है, तो कंपनी उस इन्वेस्टर से सिर्फ 100 रुपीज़ तक ही मांग सकती है। अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तब भी शेयर होल्डर से सिर्फ 100 रुपीज़ ही मांगा जाएगा, क्योंकि उसने 100 रुपीज़ का ही शेयर खरीदा है। उसी तरीके से अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि कंपनी शेयर्स बेचती है और अपना कैपिटल का बंदोबस्त करती है। तो शेयर के डिनोमिनेशंस इतने छोटे होते हैं, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़ के शेयर्स होते हैं, जो कि एक साधारण इनकम ग्रुप वाले पर्सन भी इतने रुपए के शेयर्स खरीद करके इन्वेस्ट कर सकता है। सो इस तरीके से इनके पास हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए जमा हो सकते हैं और जिससे एक बड़े बिजनेस की रचना की जा सकती है। So now let us discuss the characteristics of a company as per the definition given by Professor Hene. Now first is incorporation by law. So कंपनी का अस्तित्व कानून की प्रक्रिया से होता है, मीन्स इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ अंडर द कंपनीज एक्ट 1913 एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। तो कानून के हिसाब से, कानून की प्रक्रिया के द्वारा कंपनी का जन्म होता है। और सेकेंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि शेयर होल्डर और कंपनी दोनों ही अलग अलग हैं। वैसे भी हम अकाउंट्स में यही पढ़ते हैं कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग व्यक्ति हैं। उसी तरीके से शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर हैं और कंपनी जो है वो एक अलग व्यक्ति है कानून के नज़र में, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी है। और क्योंकि इस कंपनी का जो अस्तित्व है वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, कानून की प्रक्रिया से उसका जन्म होता है, इसलिए ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये एक बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है जैसे कि मनुष्य है, ऐसा नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सिर्फ कानून की नज़र में ही एक पर्सन है। देन नेक्स्ट इज़ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे या ओनरशिप चेंज होती रहेगी, लेकिन कंपनी जो है उसका अस्तित्व बना रहेगा। मतलब ये है कि अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच देता है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेचता है, वो शेयर होल्डर शेयर्स बेचता है तो दूसरा कोई ख़रीद लेता है और वो शेयर होल्डर बन जाता है। इस तरीके से इंसान के जीवन से भी अधिक लंबा जीवन कंपनी का होता है। कंपनी का अंत तब होता है जब उसे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसे समाप्त किया जाता है, मीन्स द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि शेयर होल्डर को उतना ही पैसा कंपनी को देना है जितने का उसने शेयर खरीदा है। मान लीजिए एक शेयर होल्डर ने 10,000 रुपीज़ का शेयर खरीदा है तो कंपनी उससे 10,000 रुपीज़ ही मांग सकती है। अगर कंपनी नुकसान में चली जाती है तो भी वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं मांग सकती शेयर होल्डर से। लेकिन दूसरे फॉर्म ऑफ बिज़नेस में जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, इसमें अगर फर्म को या सोल प्रोप्राइटरशिप को, ट्रेडर को लॉस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी इस नुकसान की भरपाई करे, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये लिमिटेड लायबिलिटी है और शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो शेयर होल्डर जो है, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो आसानी से कंपनी फॉर्म ऑफ बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को शेयर नहीं चाहिए, मान लो उसने 1 लाख रुपीज़ के शेयर खरीदे और अगर उसको 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है तो वो उसे स्टॉक एक्सचेंज में जा कर के बेच सकता है। और शेयर का जो शेयर होल्डर का नाम जो है कंपनी की बुक्स में वो चेंज हो जाता है। पहले मान लो मिस्टर एक्स के पास था, अब वो चेंज होकर के मिस्टर वाई के पास चला जाएगा। सो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पॉसिबल है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है और ओनरशिप अलग चीज़ है। अब
सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप लगभग एक ही हाथ में रहता है, लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, बट दे आर नॉट द मैनेजमेंट। द कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, वो कंपनी के काम को सुपरवाइज़ करते हैं, कंपनी को डायरेक्शन देते हैं। लेकिन ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। तो शेयर होल्डर्स से पूछ करके ही ये काम किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। लास्टली, कॉमन सील। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। इफ़ इट हैज़ अ कॉमन सील, इट इज़ अफिक्स्ड टू ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए कंपनी को साइन भी करना है, सिग्नेचर भी करना है। तो वो सिग्नेचर कैसे होगा? ये कॉमन सील के माध्यम से कंपनी अपना सिग्नेचर करती है। लेकिन ये तभी मान्य होगा जब किसी डायरेक्टर या किसी पर्सन ने, ऑथराइज्ड पर्सन ने उस सील पर साइन किया है। मतलब सील होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबल पर्सन का सिग्नेचर होना भी ज़रूरी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को समझने से पहले शेयर क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। शेयर इज़ अ यूनिट इन विच कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। ईच शेयर हैज़ इट्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। सो ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिस कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब प्रोप्राइटर जो होते हैं कंपनी के, वो सोच समझ करके एक ऑथराइज्ड कैपिटल डिसाइड करते हैं। मतलब इतना कैपिटल जो कंपनी के जीवन भर में उसको ज़रूरत होगी। तो ये कैपिटल बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि उतना रकम की आज के स्टेट में, मतलब या आज के हालात में कंपनी को ज़रूरत हो। वो लाइफ टाइम के लिए एक कंपनी का कैपिटल डिसाइडेड होता है, उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। अब मान लीजिए ऑथराइज्ड कैपिटल इतना है, ये एक रकम है इमेजिनरी कोई भी मान लीजिए, तो उसमें से एक हिस्सा को कंपनी जारी करती है और इतने रकम से, इतने ही कैपिटल से कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटस को एस्टैब्लिश करती है। फिर वो थोड़ा कैपिटल जारी करती है। इस तरीके से अलग अलग चरण में ऑथराइज्ड कैपिटल को इश्यू किया जाता है, तो उसे हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। अब ये जो इश्यूड कैपिटल है उसे अगर हम समझें तो ये भी एक, मान लीजिए ये 1 लाख रुपीज़ है, एक छोटा अमाउंट ले रहे हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए ये 1 लाख रुपीज़ है, तो अब इस 1 लाख रुपीज़ को भी कंपनी बहुत छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देती है। मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देती है और एक पोर्शन को ही क्या कहते हैं? शेयर। अब ये सारे शेयर्स का डिनोमिनेशन एक ही है। मान लीजिए वो 10 रुपीज़ है, तो एक शेयर 10 रुपीज़ के हैं। अगर कंपनी को 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, इशू करती है 1 लाख रुपीज़ का शेयर कैपिटल, और एक एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, तो वो कितने शेयर्स जारी करती है? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स मार्केट में जारी करती है। तो ये जो यूनिट है ये जनरली छोटे अमाउंट का रहता है, 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़। ये समय के हिसाब से है। जैसे पुराने ज़माने में 1 रुपये का भी शेयर होता था, अब आज के ज़माने में 100 रुपीज़ का भी है, 1000 रुपीज़ का भी है। ये डिनोमिनेशन बहुत छोटा अमाउंट होता है, ताकि एक छोटा इन्वेस्टर भी या वो व्यक्ति जिसके पास कम पैसे हैं वो भी एक बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो इसे हम शेयर कहते हैं। एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है। ये 10 रुपीज़ ही नॉमिनल वैल्यू है, या इसे ही हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने शेयर खरीदा है उसे ही हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। नाउ लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को 3 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसे नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल है जिस अमाउंट से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट के अंतर्गत, और उस ऑथराइज्ड कैपिटल के एक पोर्शन को जब कंपनी इशू करती है तो उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल का मतलब यह है कि उतने
ऑथराइज्ड कैपिटल का एक हिस्सा जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स से बोलती है कि आप शेयर खरीदिए और अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो प्रपोज़ल है उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। लेकिन प्रपोज़ल जो है वो हर बार 100% मटेरियलाइज हो जाए ऐसा नहीं है। तो उसमें से जितना बिक जाता है, मतलब जितने का शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये 100% भी हो सकता है। तो इसे ऐसा समझेंगे, मान लीजिए एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10 लाख रुपीज़ में हुआ है, तो यही ऑथराइज्ड कैपिटल है, क्योंकि मेमोरेंडम में 10 लाख रुपीज़ ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ है। अब कंपनी इसका एक छोटा हिस्सा, लेट अस से 1 लाख रुपीज़ इशू करती है, मतलब वो पब्लिक को ऑफ़र देती है कि आप 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स हैं, आप उसे ख़रीद लीजिए। अब ये 1 लाख रुपीज़ भी जो है वो मान लीजिए 10 रुपीज़ के शेयर में डिवाइडेड है। मतलब कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। एक एक शेयर की कीमत 10 रुपीज़ है, मतलब 10,000 शेयर्स अलग अलग व्यक्ति खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी ऑफ़र करती है। ये ऑफ़र हो रहा है, ये बिक गया है ऐसा नहीं है, ऑफ़र हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इश्यूड कैपिटल। मतलब ये कंपनी का प्रपोज़ल है कि कंपनी 10,000 शेयर्स 10 रुपये वाले या 10 रुपीज़ वाले पब्लिक से कह रही है कि आप ख़रीद लीजिए। अब इसमें से सारे शेयर अगर बिक जाते हैं, 1 लाख रुपीज़ के शेयर जो कि 10 रुपये वाले 10,000 शेयर्स हैं, ये अगर बिक जाते हैं तो इसे ही क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। अगर 90,000 के शेयर्स बिकते हैं, मतलब 10 रुपीज़ वाले 9,000 शेयर्स अगर बिकते हैं, तो इसे भी क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल ही कहेंगे, लेकिन ये अंडर सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड कहेंगे इसे। और अगर हैं तो हमारे पास 10,000 शेयर्स, लेकिन अगर आ जाता है एप्लीकेशन 11,000 शेयर्स के लिए, 11,000 शेयर्स के लिए, तो इसे कहेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड। यह हम आगे पढ़ेंगे कि अंडर सब्सक्राइब्ड और ओवर सब्सक्राइब्ड को किस तरीके से हैंडल करना है। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि कंपनी जब ऑफ़र करती है पब्लिक को 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले आप खरीदिए, तो उसे हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं। और इश्यूड कैपिटल ही ऑथराइज्ड कैपिटल का एक छोटा हिस्सा होता है। कभी भी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक का नहीं हो सकता। ये देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल यहाँ 10 लाख का है और इसी से छोटा अमाउंट जो है वो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किया है 1 लाख रुपीज़ का, जो कि 10,000 शेयर्स 10 रुपीज़ वाले में डिवाइडेड है। अगर ये पूरा बिक जाता है, जितना बिकता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और कंपनी अगर अनपॉपुलर है या कंपनी नई है या चाहे जो भी रीज़न हो, अगर उससे कम का शेयर बिकता है, तो हालांकि इश्यूड कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपीज़ का है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना का होगा? 90,000 रुपीज़ का होगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ़ शेयर्स बिके हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी बहुत पॉपुलर है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वाले रेडी हो जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। तो यहाँ पर हैं तो हमारे पास 10,000 शेयर्स, लेकिन टोटल एप्लीकेशन जो है वो 11,000 शेयर्स के लिए आ गया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। जब कम एप्लीकेशन आते हैं, 10,000 से कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं, तब उसे कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। अगर इसी एग्जाम्पल को हम और आगे बढ़ाएं कि इशूड कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ वाले हैं, तो इसे हम और अगर डिटेल में अगर जाते हैं, तो कंपनी इन्वेस्टर की सुविधा के लिए कभी भी 10 रुपीज़ को किश्तों में मांग सकती है। मान लीजिए वो 10 रुपीज़ है, इसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू।
जो शेयर की असली कीमत है। एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। अगर लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है तो उन्हें मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही शेयर खरीद सकते हैं। कभी भी आधा शेयर, पौने शेयर, 1.5 शेयर ऐसा नहीं होता। आपको 10 रुपीज़ का शेयर मिलेगा, 10 रुपीज़ का शेयर खरीदेंगे या 20 का, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 10 में ही शेयर खरीदेंगे, क्योंकि एक शेयर का डिनोमिनेशन ही क्या है, 10 रुपीज़ है। ये 50 रुपीज़ भी हो सकता है, 20 रुपीज़ भी हो सकता है। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि एक शेयर का डिनोमिनेशन कितना होना चाहिए। अब इन्वेस्टर के फैसिलिटी के लिए, उसकी सुविधा के लिए कंपनी इसे किश्तों में भी मांग सकती है। अगर हम मानते हैं कि हम इसे 4 किश्तों में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला जो मान लो 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़ एंड 1 रुपी। अगर कंपनी पहले किश्त में 2 रुपये मांगती है, दूसरे में 3 रुपीज़, देन 4 रुपीज़ एंड देन 1 रुपीज़ मांगती है, तो इनका अलग अलग नाम भी दिया गया है। इसका नाम है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कहते हैं इसे, क्योंकि ये एप्लीकेशन के साथ ही 2 रुपीज़ पर शेयर भेजना पड़ेगा। ये पर शेयर है, ये एक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 रुपीज़। जैसे अगर हमारे पास किसी इन्वेस्टर ने 100 शेयर्स खरीदे हैं तो उसे एप्लीकेशन मनी कितना देना होगा, 100 शेयर्स इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 200 रुपीज़ देना होगा। अब जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांगेगी कंपनी, उसे कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने या इन्वेस्टर ने जब अप्लाई किया, इसका ये मतलब नहीं है कि उतना शेयर उसे मिल गया। कंपनी चाहे तो उससे कम भी दे सकती है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय इन्वेस्टर को पता चलता है कि उसने जितना शेयर मांगा था उसमें से कितना कंपनी ने उसे ग्रांट किया है या दिया है, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। मान लो उस इन्वेस्टर ने 100 शेयर मांगे थे और 2 रुपीज़ दिए थे, सो 200 रुपीज़ दिए थे, लेकिन उसको मंजूरी मिली 80 शेयर्स की, तो कितना हो गया, 160 रुपीज़ का ही उसे शेयर मिला। तो बाकी का जो 40 रुपीज़ बच गया वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट भी किया जा सकता है या उसे वापस रिफ़ंड भी किया जा सकता है। अब अलॉटमेंट मनी के बाद आता है फर्स्ट कॉल मनी, फिर आता है सेकेंड कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो भी पैसा आखिरी रहता है उसके साथ फाइनल लिखना ज़रूरी है। सो इस तरीके से कंपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग सकती है, सो दैट द इन्वेस्टर्स आर एट ईज टू इन्वेस्ट देयर मनी। सो एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट मनी जो रहता है वो एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इज़ अलॉटमेंट मनी, देन थर्ड को हम फर्स्ट कॉल कहते हैं और सेकेंड को सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं। ऐसे अगर हम इसके डिनोमिनेशंस और छोटे कर दें तो वो 3 कॉल्स में भी बदल सकते हैं, मतलब 5 किश्तों में भी हो सकते हैं। ये कंपनी ही डिसाइड करेगी कि कितने किश्तों में उसे मांगना है। हो सकता है वो पूरा पैसा एक ही साथ मांग ले, हो सकता है कि वो 2 इंस्टॉलमेंट में मांगे, 3 में मांगे। तो ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट्स ले लिए हैं जिनका नाम इस तरीके से रखा जाएगा। क्योंकि अब हम इतने ही इन्फॉर्मेशन से एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसमें बैलेंस शीट्स से संबंधित क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमें कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार देख लेना चाहिए, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दिया हुआ है। नाउ अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जो बैलेंस शीट बनती थी वो हॉरिजॉन्टल बनती थी, लेकिन अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में वो वर्टिकल बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। पहले जो रहेगा वो, जैसे कि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसे देखेंगे। बैलेंस शीट ये करंट ईयर के, इसमें 2 साल की कंपनी का डिटेल्स दिया रहता है, इसलिए यहाँ 2 साल दिए हुए हैं। ये इसी साल का है और ये पिछले साल का है, इस तरीके से दोनों साल का दिया रहता है। ये जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं ये बुक 2 में भी यूज़ होगा और बुक 3 में भी यूज़ होगा, क्योंकि कंपनी को हमको पूरा पढ़ना है, इसलिए उसका बैलेंस शीट जो है वो धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें से अभी हम बहुत ही थोड़े आइटम्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बैलेंस शीट जो है वो 2 हिस्से में बटी हुई है। ऊपर का जो हिस्सा है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है, नीचे का हिस्सा, ये जो है ये एसेट्स का है। तो ऊपर लायबिलिटी रहती है और नीचे एसेट रहता है। इसके अगर हम थोड़ा डिटेल को ध्यान दें तो लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल,
यही शेयर कैपिटल हमको अभी इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, इसलिए सिर्फ हम इसी पर ध्यान देंगे। और ये शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अभी यूज़ नहीं होगा। नॉन करंट लाइबिलिटी है, देन करंट लाइबिलिटी है। और एसेट्स के तरफ आ जाता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। ये कंपनी का मेन हेड्स है, कंपनी के बैलेंस शीट का मेन हेडिंग है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें किससे लेना देना है? हमें शेयर कैपिटल से लेना देना है, रिज़र्व एंड सरप्लस से लेना देना है। तो कंपनी का जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो इसी फॉर्मेट में बनाएंगे और इसी को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे बैलेंस शीट की भी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आएगी। तो आप इसे एक बार बुक में ज़रूर देख लें, या तो फिर वीडियो को पॉज करके देख लें। और जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे ही इस बैलेंस शीट का डिटेल्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलता जाएगा। वैसे तो बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन सारे डिटेल्स को अभी बताना ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे ही क्वेश्चन और उसका डिफ़िकल्टी लेवल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही चैप्टर का डिटेल्स भी उसी समय बताते रहूँगा। नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पेज नंबर 8.111 डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। अभी हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के हमें बैलेंस शीट बनाना है। इसलिए मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखा दिया था ताकि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी अच्छे से समझ में आ जाए कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इश्यूड कैपिटल क्या है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। Gopal Limited was registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into equity shares of rupees 100 each. The company offered for public subscription all the shares. Public applied for 45,000 shares and allotment was made to all the applicants. All the calls were made and were duly received except the final call of rupees 20 per share on 500 shares. Prepare the balance sheet of the company showing the different types of share capital. Now ये जो गोपाल लिमिटेड है वो 50 लाख रुपीस से रजिस्टर हुई और पूरे के पूरे शेयर को कंपनी ने पब्लिक को बेचने के लिए प्रपोजल दिया, मीन्स पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए जारी किया, मीन्स इशूड कैपिटल किया। देन अब 50 लाख रुपीस के शेयर्स हैं और हर शेयर की कीमत 100 रुपीज़ है, मतलब ये 50,000 शेयर्स हुए। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएगा। कितने शेयर्स हुए? 50,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफ़र किए पब्लिक को कि ख़रीद लीजिए, लेकिन पब्लिक ने कितने खरीदे? सिर्फ 45,000 शेयर्स खरीदे। मतलब इट इज़ अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इट इज़ अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब 45,000 शेयर ही बिके हैं तो कंपनी को आगे का सारा हिसाब 45,000 शेयर के हिसाब से ही करना होगा। अब कंपनी ने चाहे उसे किसी भी तरीके से 100 रुपीज़ को मांगा इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन कंपनी क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि सारे शेयर जिन्होंने भी अप्लाई किए सबको उतने उतने शेयर दे दिए गए, मतलब पूरे के पूरे 45,000 शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए गए। ऑल द कॉल्स वेर मेड, और पूरे किस्त मांग ली गई, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और सारे पैसे मिल गए। लेकिन फाइनल कॉल जो कि 20 रुपये का था, फाइनल कॉल कितने का था? 20 रुपीज़ का था, वो 500 शेयर्स पर नहीं मिला। मतलब कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स हैं, वो किसी कारण से अपना लास्ट कॉल का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है जिसे हम फाइनल कॉल कहते हैं वो 20 रुपीज़ वो नहीं दे पाया। मतलब वो कितना रुपए नहीं दे पाया? 20 रुपीज़ के हिसाब से 500 शेयर्स का कितना बनेगा? 10,000 रुपीज़ वो नहीं दे पाया, ये पैसा नहीं मिला। मतलब 45,000 शेयर्स जो 100 रुपीज़ के हैं, मतलब 45 लाख के हुए। 45 लाख मिलना चाहिए था कैश कंपनी को, लेकिन उसमें 10,000 रुपीज़ जो है वो नहीं मिला। मतलब कितना मिला? 44,90,000 रुपीज़ ही मिला। तो ये समझने में तो ईजी लगता है, लेकिन इसे हम बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट का एक छोटा हिस्सा ही हम
बना रहे हैं, डेट दिया हुआ नहीं है। नाउ ये है बैलेंस शीट। इसमें हमें फर्स्ट है, ये एक वर्टिकल बैलेंस शीट रहता है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। और सबसे पहले लायबिलिटीज़ लिखते हैं। लायबिलिटीज़ का हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में भी 2-3 चीज़ें आती हैं। उसमें फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट जो आइटम है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमें वो अमाउंट लिखना है जो हमारा आंसर है, लेकिन इसको शेयर कैपिटल का क्या अमाउंट है इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक अलग प्रोफार्मा में, जिसे क्या कहते हैं, नोट टू अकाउंट्स। नोट टू अकाउंट्स में फर्स्ट शेयर कैपिटल हम डिस्कस करेंगे, शेयर कैपिटल। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल वो है जिस अमाउंट के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है एज ए कैपिटल। सो यहाँ पर है 50,000 शेयर्स, तो यहाँ लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये है इसका ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब 50 लाख रुपीज़ का ऑथराइज्ड कैपिटल है, और इसे हम यहाँ लॉक कर देंगे। फिर सेकंड है इश्यूड कैपिटल। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, इश्यूड कैपिटल जो है वो पूरा का पूरा है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में भी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि कंपनी ने पूरा का पूरा 50,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिया है। $50 लाख, और इसे भी ब्लॉक कर देंगे। अब थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में था तो 50,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 45,000 इक्विटी शेयर्स ही खरीदा एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ₹100 वाले 45,000 शेयर्स खरीदा, मतलब 45 लाख के शेयर्स बिक गए। और इस अमाउंट को भी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि ये अमाउंट वो नहीं है जो हमें यहाँ लिखना है। तो वो कौन सा अमाउंट है? हमें लिखना है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है कि कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए? 45,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितने हुए? 45 लाख हुए। लेकिन हमारे पास एरियर्स है। एरियर्स कितने शेयर्स पे है? 500 शेयर्स पर कितने रुपए नहीं मिले? 20 रुपीज़ नहीं मिले। तो ये लेस कर देंगे, कितने हो गए ये? 10,000 रुपीज़ नहीं मिले। एज अ रिज़ल्ट सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कितने होंगे? 45,90,000। और यही वो फाइनल अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। सो इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये है बैलेंस शीट गोपाल लिमिटेड का। अब इसमें यहाँ पर अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल 44,90,000। सो दिस इज़ हाउ द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल क्या है। और इसमें और भी छोटे मोटे डिटेल्स हैं जो क्वेश्चन के हिसाब से आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसका। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूँ, और आगे भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट वीडियो में फॉलो होंगे।
Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.